स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स ट्रिक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने चैनल पर अरिहंत सैंपल पेपर की एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसकी 3 वीडियो आप देख चुके हैं। आज इसका 4th पार्ट है और जिसका क्वेश्चन नंबर है 16। आइए शुरू करते हैं। A metallic sphere is placed in a uniform electric field as shown in the figure. Which path is followed by the electric field line and why? क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको एक स्पेयर दिया है जो मेटेलिक है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। हमें बताना है कि इस डायग्राम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पाथ जा रहा है कौन सा सही है और क्यों सही है। चलिए, अब आपको पता है कि मेटेलिक स्फीयर होता है, जैसे ही ये एक कंडक्टर है और कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे ही कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो अपने अराउंड उतना ही चार्ज प्रोड्यूस कर लेता है। जैसे इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज है उसको इधर खींच लेगा, इधर आ जाना चाहिए इस सरफेस पे, और जो इतना ही पॉजिटिव चार्ज उस सरफेस पे चला जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फील्ड लाइन तो पास नहीं होगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये पाथ और ये पाथ आएगा ही नहीं। तो दो ऑप्शंस आपने यहीं पे गलत कर दिए हैं। इसके बाद हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन सी सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब सरफेस के परपेंडिकुलर कैसा पता लगेगा, ये तो स्फेरिकल शेप है। स्फेरिकल शेप में क्या होता है कि जो भी रेडियली इनवर्ट जाएगी वही क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये तो सीधी जा रही है और ये क्या जा रही है, रेडियस के अलोंग ऐसे जाएगी, कहीं सेंटर जहां पे भी होगा, और ये भी सेंटर से कहां जाएगी, इधर जाएगी। तो ये क्या करना जा रहा है, परपेंडिकुलरली जा रही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डी पाथ फॉलो करेगी बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड ए कंडक्टर इज 0 and always perpendicular to the surface of conductor. Points out whether the following statement is right or wrong. Mutual forces between 2 point charges do not get affected by the presence of other charge. This question asked in 2010. बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है सही है या गलत है। जब दो चार्जेस के बीच म्यूचुअल फोर्स लगता है, क्या वो तीसरे चार्ज की प्रेजेंस के कारण अफेक्ट होता है या नहीं होता है। चलिए पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फोर्स क्या होता है। जब किसी चार्ज के बीच फोर्स लगते हैं और इक्वल अपोजिट फोर्स लगते हैं, उनको बोला जाता है म्यूचुअल फोर्स। जैसे दो चार्जेस का एक सिस्टम है, इसमें एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, जो आपस में ये रेपल कर रहे हैं। अब जो ये फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो बनता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बनता है। अब इस फोर्स के अंदर किसी थर्ड चार्ज की कोई संभावना नहीं है। ये कूलम ने एक फोर्स दिया था जो सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगता है, तो थर्ड चार्ज तो इसको सिस्टम को ही नहीं अफेक्ट कर पाने का। तो इसका आंसर होगा कि गिवन स्टेटमेंट इज राइट बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो ये जो आप फिनोमिनाए पढ़ते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जिसमें सिस्टम ऑफ चार्जेस लिए जाते हैं, मोर देन 2-3 चार्जेस, सबका इंडिविजुअल फोर्स कैलकुलेट किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही रहती है कि म्यूचुअल फोर्सेस किसी थर्ड चार्ज की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आइडेंटिफाई the orientation of dipole in the electric field in which it attains a stable equilibrium.
इसमें हमें टॉर्क निकालना है डाइपोल पर जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड हो, और साथ के साथ हमें ओरिएंटेशन भी बताना है कि कब वो अपना स्टेबल रहेगा जिसके बाद वो वापस मोमेंट ना करे। चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कंसीडर किया एक डाइपोल है इक्वल और अपोजिट चार्ज का जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही डाइपोल इसमें सिचुएटेड होता है तो इनके जो नेगेटिव चार्ज है उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा, क्योंकि यहाँ फील्ड है तो यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से फील्ड लाइन जाती है, और दूसरी साइड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, एक फोर्स इधर लगेगा और एक इधर लगेगा। इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगाती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगाती है, और नेगेटिव चार्ज को पे लगती है जो फोर्स वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होती है। अब इस पर जो फोर्स लगा मैंने मान लिया F1 और इस पर जो फोर्स लगा F2। F1 है माइनस QE और F2 है QE। ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, जीरो होगा अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं। फोर्स जो फॉर्म करता है, कपल फॉर्म करता है जो डाइपोल को रोटेट करने का काम करता है। टॉर्क हम निकालेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू आइदर फोर्स। अब सबसे पहले फोर्स तो हमें इजीली मिल जाता है, और जो ढूंढनी होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है जो फोर्स के साथ क्या बनाएगी, 90 का एंगल बनाए। अब आप देखिए फोर्स एक इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर फोर्स इधर की साइड है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये तो नहीं होगी क्योंकि ये तो अलोंग द फोर्स है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी जो दोनों फोर्स से कितना एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री बना रही होगी। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, ये वाली डिस्टेंस रखेंगे, यहां से निकाल लेंगे, ये एंगल थीटा है तो ये वाली जो डायरेक्शन आएगी आप लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपने निकालना है, हाइपोटेनियस कितना दिया है, 2l दिया है, यहां से आप BC की वैल्यू निकाल देंगे 2l साइन थीटा। ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे इंटू QE, Q शुरू में ले आएंगे, Q इंटू 2l होता है P, और यहां से निकल के आएगा PE साइन थीटा। इनके बीच अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो क्या लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा क्योंकि किसका कंपोनेंट है, साइन थीटा का कंपोनेंट है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में ये कहा कि आइडेंटिफाई करिए किस सिचुएशन में डाइपोल स्टेबल रहेगा। तो स्टेबल का मतलब है जब दोनों तरफ फोर्स क्या होगी, इक्वल हो जाए। इफ डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड हैव सेम डायरेक्शन देन डाइपोल अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब नो मोमेंट। अब इधर क्या होगा, ये फील्ड फोर्स इधर आ गया है, एक फोर्स इधर आ गया है, थोड़ी देर बाद क्या करेगा, अपने आप रुक जाएगा, यानी दोनों के बीच एंगल कितना होगा, जीरो होगा। और जब जीरो एंगल होता है यानी दोनों सेम डायरेक्शन, फील्ड और डाइपोल मोमेंट होने पर जो डाइपोल होता है स्टेबल होता है। Derive the expression for electric field due to a dipole moment P at a point on its perpendicular bisector. This question asked in 2019. पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसके लिए पहले एक्सप्रेशन ही है बस इस क्वेश्चन में। तो एक्सप्रेशन जो किए जाते हैं वो प्रैक्टिस से होते हैं, जितना ज्यादा आप एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस करते हैं उतना अच्छा रहते हैं। मैंने एक डाइपोल बना लिया है और डाइपोल के एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक प्लेन लिया है, इसके एक पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट मान लूंगा और क्या निकालूंगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू प्लस Q चार्ज कितना होगा, E प्लस 1/4πε0 Q अपॉन x का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू माइनस Q। अब प्लस Q के कारण तो आउटसाइड होगा और माइनस Q के कारण क्या होगा, इनसाइड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा
1/4πε0 q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वेशन 2। अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, इनको मान लेते हैं ई के इक्वल है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनवर्ड डायरेक्शन में है और एक आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, इनके कंपोनेंट्स कर लेंगे। कंपोनेंट्स कैसे होंगे, कुछ नॉर्मल कंपोनेंट होंगे, कोई हॉरिजॉन्टल होंगे। अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये बनेगा ई cos थीटा और इसका ई प्लस साइन थीटा। सिमिलरली हम इस कंपोनेंट को भी कंपोनेंट करेंगे, ये कंपोनेंट बन जाएगा जिससे एंगल जुड़ा होता है ई माइनस cos थीटा, और जिससे एंगल जुड़ा नहीं होता उसको बोलते हैं ई माइनस साइन थीटा। और प्लस वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नॉर्मल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं ड्यू टू सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या करेंगे, ई नेट निकाल लेंगे, जो कंपोनेंट बचे हैं उनको सम करके लिख देंगे। अब ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो दोनों जगह क्या करेंगे, हम ई प्लेस कर देंगे और जो ये फाइनल बन के आएगा ई cos थीटा दोनों ऐड होकर बन जाएंगे 2e cos थीटा। अब वैल्यू पुट करेंगे ई नेट टू एज इट इज, ई की वैल्यू जो भी ये निकल के आई है दोनों सेम थी तो ई की वैल्यू रख देंगे। cos थीटा यहां से निकालेंगे, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को मैंने फिलहाल x मान लिया है तो l अपॉन x कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, q और 2 को l के साथ ले लेंगे सेम एज इट इज, और x और x स्क्वायर कितना बनेगा, x की पावर 3 हो जाएगा। 1/4πε0 ये बन जाएगा p, डाइपोल मोमेंट p होता है, आपको पता है p इक्वल टू कितना होता है, q इंटू 2l होता है। और यहां से x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू क्या है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। और वेक्टर फॉर्म में अगर हम करेंगे तो ये ई नेट बराबर कितना आएगा, यही सेम एक्सप्रेशन होगा, बस माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किधर आया है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगा हुआ है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। धन्यवाद।